ओके स्टूडेंट, चलो अब शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोगों को फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। ओके, फ्रिक्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है वो ये होता है कि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, ओके, दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी, राइट। तो सबके दिमाग में ये होता है कि हमेशा ये फ्रिक्शन जो होता है ये मोशन को अपोज करता है और ये हमेशा मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि हमारी जो डेफिनेशन है ये सोचने की कि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, इसमें कहीं कुछ गलती है। ओके, तो आज वही देखते हैं कि हम कहाँ पे गलत तरीके से सोच रहे हैं, राइट। और फिर हम इसके मैथमेटिकल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट करें, क्यों आता है, ओके, और इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो फ्रिक्शन है क्या वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होता है या मोशन से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो लेट अस सी दिस थिंग, ठीक है। और देखो, इसको मैं एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से आपको समझा सकता हूँ। जैसे कई बार आपसे कोई पूछता है कि मान लेते हैं कि हम लोग वॉक कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर वॉकिंग, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। ओके, हमारे पैरों के और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा जिस टाइम पे हम वॉक कर रहे हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मान लेते हैं कि हम इस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होना चाहिए, राइट। तो ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। अब इस चीज को लेकर हम लोग डिस्प्रूव कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं होता, जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे मोशन की डायरेक्शन में ही होता है। अच्छा देखो, अगर हम किसी एक मैन की एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एंड द मैन इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो, इसको समझने वाली चीज है ये कि मान लेते हैं कि एक मैन है और ये मैन इधर की तरफ चल रहा है, ओके, ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो he is moving in this direction, okay, with some acceleration a. Now the point is that how many forces are acting on it, okay, on this man. तो आपको पता है कि इस पे हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक तो हम mg बनाएंगे, ओके, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो ये होगा द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, mg, ठीक है। और क्या होगा, तो एक फोर्स होगा जो कि ग्राउंड लगा रही है ऊपर की तरफ, तो वो फोर्स कितना होगा, तो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन जो इधर लगेगा n, उसको आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया जो कि ग्राउंड से आ रहा है, एक mg हो गया जो अर्थ लगा रही है। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। क्या ये दोनों फोर्स मिलके जो कि y एक्सिस में है, क्या ये इसे x एक्सिस में एक्सेलरेशन दे सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फोर्स y में होता है उसका कंपोनेंट x में जीरो होता है, ये बताया हुआ 90 डिग्री पे हमेशा कंपोनेंट जीरो होता है। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये y में है, तो क्या ये x में कोई कंपोनेंट देंगे? नहीं। तो जब इन फोर्सेस का कोई कंपोनेंट x एक्सिस में नहीं बनेगा तो फिर इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो इनके कारण कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स एक्सिस में। अब मैं आपसे पूछता हूँ फ्रिक्शन किधर है, तो बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे भी इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर है। अब आपको ये पता है कि जब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है, राइट। तो अब अगर ये एक्सेलरेशन है और ये एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स में, तो कम से कम एक फोर्स पॉजिटिव एक्स में जरूर होना चाहिए जो इसको एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन देगा। अब इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने तो बोला है कि फ्रिक्शन पीछे है। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई और फोर्स है जो कि इस बॉडी पे लग रहा होगा? तो और कोई फोर्स नहीं बचा, ओके। अगर आप बोलते हो कि इसके जो मस्कुलर फोर्स है जो मैन खुद लगा रहा है, तो ये सब इंटरनल फोर्सेज हैं, ये कभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते, ओके। तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस इस मैन पे तीन है, एक mg, एक n और एक फ्रिक्शन। अब mg जो है और n ये y एक्सिस में है, तो ये x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं दे सकते, ओके। फ्रिक्शन तुमने बैक साइड में लगा दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर कौन सा फोर्स है जो कि इसको इधर एक्सेलरेशन दे रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन जिधर होता है उधर फोर्स जरूर होना चाहिए, कम से कम एक फोर्स जरूर होगा, राइट, जिससे कि एक नेट फोर्स बने उधर की तरफ। अब अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें, अब और कोई फोर्स भी नहीं है मैन पे, तो फिर हु इज गिविंग एक्सेलरेशन? तो देयर इज नो फोर्स। इसका मतलब कि तुम इसमें कुछ गलती कर रहे हो।
एटलीस्ट एक फोर्स तो लगाओ जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। और वो फोर्स कौन सा हो सकता है? देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते, एक ही फोर्स बचता है, कौन सा? फ्रिक्शन। अब फिर इससे ये पता चलता है कि ये जो फ्रिक्शन है एक्चुअली वो इधर नहीं है, ये गलत है। ओके, इट इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, एक्चुअली इट इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, और ये वो फोर्स है जो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो अगर मेरे को इस मैन के ऊपर ये इक्वेशन लिखनी होगी तो मैं फोर्स कौन सा लूंगा? फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो टेक केयर ऑफ दिस। अब आप देखो कि जिस डायरेक्शन में मैन चल रहा था उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन? नो, नॉट नेसेसरी। ओके, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूसिंग मोशन, है ना? फ्रिक्शन तो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, जो कार चलती है तो कार के चलने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या वो फोर्स जो कि उसका इंजन लगा रहा है? तो नहीं, इंजन जो भी फोर्स लगाएगा वो तो एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन नहीं दे सकते। तो फिर कौन सा फोर्स? तो अब आप सोचो, मान लो कि एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि एक ये कार है और इस कार पे हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से एक mg लगेगा, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो टायर्स पे होगा, ठीक है ना? n1 n2 बोल देते हैं इन्हें, ठीक है ना? वैसे 4 आएंगे क्योंकि 4 व्हील्स होते हैं, तो आगे वाले दोनों व्हील्स का जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है उसको n2 बोल दो, पीछे वाले दोनों व्हील्स का n1 बोल दो, ठीक है? आगे के चैप्टर्स में हम इन्हें कैलकुलेट भी करेंगे, राइट? अच्छा, एक mg हो गया। अभी कार जा रही है इस डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन, ठीक? तो कम से कम एक फोर्स तो लगाओ आगे की तरफ जो कि इसको एक्सेलरेशन दे। तो वो कौन सा फोर्स है? क्या वो इंजन का फोर्स है? तो नहीं, इंजन का फोर्स तो इंटरनल फोर्स होता है, बिकॉज इंजन इज अ पार्ट ऑफ द कार। तो वो जो भी फोर्स लगाएगा, वो जो कुछ भी लगाएगा वो सब इंटरनल होगा। तो इंटरनल फोर्स तो कभी एक्सेलरेशन दे नहीं सकता। तो फिर अब कौन सा फोर्स बचा जो कि इस कार को चला रहा होगा? तो एक्चुअली इसके टायर के और इसके ग्राउंड के या रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है, ये वो फोर्स है जो कि आगे की तरफ लग रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, और ये जो फ्रिक्शन है ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन जो है ये भी मोशन की डायरेक्शन में आ गया। तो क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके ना? यहाँ पे तो फ्रिक्शन ही मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है एक्चुअली, है ना? तो इसका मतलब कि कुछ और चीज है। ये फ्रिक्शन जो है ये मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगहों पे करता है, लेकिन कई जगहों पे फेवर भी करता है, ठीक है? तो फिर ये क्या अपोज करता है? तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है एक्चुअली, ये अपोज करता है नॉट द मोशन ऑफ द बॉडी बट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इसे ध्यान से आपको समझना चाहिए और ये चीज लिखनी भी चाहिए कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स that comes into play। okay, ये मैं पहले डेफिनेशन बोल रहा हूँ, फिर समझाऊंगा इसे। that friction is a force that comes into play between two surfaces in contact, okay, when they slide or tends to slide over each other, it opposes the relative motion between the two surfaces। ओके ना? ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है एक्चुअली, या जिधर की तरफ रिलेटिव मोशन होने वाला है ये उसको अपोज करता है, ठीक है ना? तो ये कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो कि मोशन को अपोज करे, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और कहाँ पे रिलेटिव मोशन देखना चाहिए? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट बन रहा है। अच्छा, जो फ्रिक्शन है ये एक टेंजेंशियल फोर्स है। आप याद करो, जब मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं, मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो ये इसका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बना। अब यहाँ पे जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी तो वहाँ पे दो फोर्सेस क्रिएट होंगे, एक इस सरफेस के पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर। याद आया? ये मैंने आपको बताया था, एक पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू दिस, है ना? एक सरफेस के पैरेलल जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और एक इसके परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, और ये जो पैरेलल वाला फोर्स है ये फ्रिक्शन है ना? तो फ्रिक्शन जो होता है ये किस डायरेक्शन में होता है? जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके पैरेलल या टेंजेंशियल टू द सरफेस कह सकते हो, ठीक है ना? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये टेंजेंशियल होता है, पैरेलल टू सरफेस। किस डायरेक्शन में लगता है? तो इन दी इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रिलेटिव मोशन। अब इस पॉइंट को समझ सकते हो। देखो, जैसे मान लो कि एक हमारे पास में बॉडी है, ये एक बॉडी है और इसके ऊपर एक बॉडी ये है,
ठीक है। अब लेट अस से कि सिचुएशन ऐसी है कि ये चल रही है विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और ये चल रही है विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो लेट अस से एक बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, अब मेरे को फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। मान लो ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। तो अब फर्स्ट बॉडी पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी और सेकंड बॉडी पे क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिलेटिव मोशन को चेक करना चाहिए कि रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब रिलेटिव मोशन कैसे चेक करते हैं, तो उसका देखो सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो मुझे ये देखना है कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 कहाँ जा रहा है, 1 के रेस्पेक्ट में 2 कहाँ जा रहा है। तो आप एक काम करो, आप 1 पे बैठ जाओ और अब इस 2 को देखो। अगर तुम इस बॉडी पे बैठते हो और इस 2 को चेक करते हो तो आपको ये बॉडी कहाँ जाते हुए दिखेगी, तो ये जाते हुए दिखेगी राइट की तरफ। कारण क्योंकि ये स्लो चल रही है तो तुम स्लो बॉडी पे बैठे हो और ये फास्ट चल रही है तो ये आगे जाते हुए दिखेगी। इसका मतलब सेकंड बॉडी का रिलेटिव मोशन फर्स्ट के रेस्पेक्ट में राइट की तरफ दिखेगा। तो अगर इसका रिलेटिव मोशन राइट की तरफ दिखता है तो इस पे फ्रिक्शन उल्टा लगेगा इसके रिलेटिव मोशन से, तो ये इसका फ्रिक्शन होगा। जो फ्रिक्शन इस बॉडी पे लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। अच्छा, अगर तुम 1 पे देखना चाहते हो कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा तो फिर 1 का रिलेटिव मोशन चेक करो 2 के रेस्पेक्ट में, तो तुम 2 पे बैठ जाओ। अब 2 पे बैठ के 1 को देखो। अब तुम 2 पे बैठे हो जो कि फास्ट चल रहा है। अब ये अगर बॉडी फास्ट चल रही है और तुम एक स्लो बॉडी को देखते हो तो वो तुम्हें पीछे जाते हुए दिखेगी, है ना। तुम इधर जा रहे हो फास्ट स्पीड से तो ये बॉडी कहाँ जाते हुए दिखेगी तुम्हें, पीछे की तरफ, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर ये पीछे जाते हुए दिखती है इसका मतलब 1 का रिलेटिव मोशन 2 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ है, तो फिर इस बॉडी पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इससे उल्टा, इसका मतलब राइट की तरफ। दिस मीन्स कि जो फ्रिक्शन नीचे वाली बॉडी पे लेफ्ट पे लग रहा है वही फ्रिक्शन ऊपर वाली बॉडी पे राइट पे लगेगा। ओके, यहाँ से हमारे को एक ये चीज ये पता चलती है कि जो फ्रिक्शन होता है वो जब हम दो बॉडीज पे दिखाते हैं तो हमेशा इक्वल और अपोजिट दिखाना है। ओके, एक बॉडी पे ध्यान से कैलकुलेट कर लो और दूसरी बॉडी पे उसको उल्टा दिखा दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों पे आप उसको फाइंड आउट करोगे, एक पे कर लो बिल्कुल ढंग से और दूसरे पे उससे उल्टा दिखा देना। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे सामने कि हमेशा जो फ्रिक्शन होता है वो इक्वल और अपोजिट पेयर्स में होता है। ओके, दो बॉडीज के बीच में जब भी फ्रिक्शन दिखाना है तो रिलेटिव मोशन एक बॉडी का चेक कर लो और उस पर एक फ्रिक्शन दिखा दो और उससे उल्टा फ्रिक्शन दूसरी बॉडी पे दिखा दो। ठीक है, तो हमारे को फिर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। ठीक, अच्छा, अब जैसे इस वाले केस में आते हैं कि इस मैन पे अगर मैं यही कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूँ तो देखो मैं बड़े आराम से इस चीज को लगा सकता हूँ। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोग जब चलते हैं तो किस तरीके से प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर हमारे जो पैर होते हैं वो एक बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। ओके, तो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर हमारे पैर पीछे की तरफ पुश करते हैं, ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। और पीछे पुश करने के लिए अगर मान लो यहाँ पे हम ग्राउंड पे बैठ के और फिर अपने पैरों को चेक करें तो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू मूव बैकवर्ड, वी आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड, वी आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड। ठीक है ना, तो हम एक्चुअली अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे पैरों की टेंडेंसी क्या है, टू गो बैकवर्ड। ओके, टू गो बैकवर्ड मतलब कि ये कहाँ जाना चाहते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ। ओके, क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पैर पीछे चले जाते। ओके, कभी आप इमेजिन करो कि अगर आप किसी ऐसे सरफेस पे हो जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो आप एक ही जगह पे बस पैर चलाते रहोगे लेकिन आप आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है ना, तो क्यों नहीं आगे जा पाओगे, क्योंकि जब आप पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो तो वो पैर से आप पुश नहीं कर पा रहे उसे, तो आपके पैर कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जब भी रिलेटिव मोशन तुम्हें चेक करना हो ना तो आप उस टाइम पे एज्यूम कर लिया करो कि भाई अगर मान लो ग्राउंड फ्रिक्शनलेस होता, बिल्कुल स्मूथ होता, तो फिर हमारे पैर कहाँ जाते। तो एक्चुअली अब आप सोचो कि अगर मान लो ये हमारा ग्राउंड है और ये पैर हैं और मैं इनसे पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ और अगर ये स्मूथ सरफेस है तो मेरे पैर पीछे चले जाएंगे। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरे पैरों का रिलेटिव मोशन बैकवर्ड होगा और अगर मेरे पैरों का रिलेटिव मोशन बैकवर्ड है तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, फॉरवर्ड होगा। तो एक्चुअली वो चीज यहाँ पे भी हो रही है। ये जो मैन है इसके पैरों का रिलेटिव मोशन, इसकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन कहाँ होती है, पीछे की तरफ। ओके ना,
पैर कहाँ जाना चाहते हैं, पीछे की तरफ, बिकॉज वी आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड। तो पुश कर रहे हैं वो पीछे की तरफ। अगर मान लो अर्थ स्मूथ होती तो पैर पीछे चले जाते। इसका मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारे पैरों की टेंडेंसी कहाँ होती है, जाने की पीछे। तो फिर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे। तो जब हम चलते हैं, जैसे मैं अभी इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मेरे पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड ही होगा। ओके, तो ये चीज हमारे को ना ध्यान रखनी चाहिए, राइट। सेम चीज इसमें भी आती है। ओके, अच्छा, अब तो एक तो पॉइंट ये जरा ध्यान रखना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन से उल्टा होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि भी जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखी है, या एक बॉडी के ऊपर ही दूसरी बॉडी रखी है, ठीक है। तो अब इस केस में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ये ग्राउंड है, अब इस पे एक बॉडी रखी है, ठीक है। अब ग्राउंड तो रेस्ट पे होती है, राइट। अब ये बॉडी इधर चलती है, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो सीधा बुक्स में दिखा देते हैं कि फ्रिक्शन इधर होगा, ठीक है ना। तो हाँ, होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस बॉडी को देखता हूँ तो इसका रिलेटिव मोशन इधर है ना। ग्राउंड पे बैठ के अगर मैं बॉडी को देखूंगा तो इधर जाते हुए दिखेगी, तो इसका रिलेटिव मोशन राइट की तरफ है, तो फिर फ्रिक्शन कहाँ होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, राइट, इस डायरेक्शन में। तो ऐसे केसेस में हमेशा जो फ्रिक्शन होगा वो ग्राउंड पे, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हम एक साथ बता सकते हैं कि बॉडी आगे जा रही है, ग्राउंड में फ्रिक्शन पीछे होगा। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी का रिलेटिव मोशन राइट में है, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। अच्छा, अगर यही फ्रिक्शन मैं ग्राउंड पे दिखाता तो ये फिर आगे की तरफ होगा। तो यही फ्रिक्शन अगर ग्राउंड पे दिखाते हैं तो वो आगे की तरफ होगा, इज इट राइट। तो जब ये बॉडी इधर जा रही थी तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। ओके, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर मान लेते हैं कि एक प्लैंक होता, ओके, देयर इज ए प्लैंक। अब उस प्लैंक पे अगर जैसे यहाँ पे ये जो मैन है ये ग्राउंड पे नहीं चल रहा, ये एक प्लैंक है, ओके, वुडन प्लैंक बोल दो, जो कि ग्राउंड पे रखा है, ठीक। अब जब ये मैन आगे की तरफ चलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे नो फ्रिक्शन, पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ओके। जो ग्राउंड है वो हमारा फ्रिक्शन लेस है। अब जब ये मैन चलेगा तो मैन पे फोर्स कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन का आगे की तरफ। तो यही फ्रिक्शन अगर मैं इस प्लैंक पे दिखाऊंगा तो कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ। ये भी बताया था फ्रिक्शन हमेशा कैसा होता है, इक्वल और अपोजिट। तो अगर मैन पे आगे की तरफ है तो प्लैंक पे कहाँ होगा, पीछे की तरफ। अब इस फोर्स के कारण ये जो प्लैंक है ये पीछे चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब व्हेन द मैन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द प्लैंक विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट इज ड्यू टू दिस फ्रिक्शन एक्चुअली, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स मैन को आगे ले जा रहा है और प्लैंक को पीछे ले जा रहा है। अब क्योंकि ग्राउंड, अगर मान लो ये ग्राउंड होता, ये फिक्स होता, तो फिर ग्राउंड तो नहीं चल सकती, तो इसलिए इस फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं आता, है ना। जैसे इस केस में अब ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन ग्राउंड तो चल नहीं सकती, तो ग्राउंड तो रेस्ट पे ही रहेगी, तो इस फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हम इसे कंसीडर भी नहीं करते। ओके, हम सिर्फ इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन ले लेते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि मैन इज मूविंग ऑन द प्लैंक, तो मैन पे भी फोर्स लेना है फ्रिक्शन का और प्लैंक पे भी लेना है बैकवर्ड। अब इस फोर्स के कारण ये पीछे चलेगा, तो अब अगर मान लो यहाँ पे, अब तो मैंने अभी नो फ्रिक्शन दिखाया था, अब मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो फिर क्या करते। तो अगर ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर ग्राउंड इसे रोकने की कोशिश करती और फिर एक यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा था आगे की तरफ। ये बात समझ में आई कि अगर मान लो इस फ्रिक्शन के कारण ये मैन पीछे चल, ये प्लैंक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो अब अगर आप देखते हो तो ग्राउंड पे खड़े होके इस प्लैंक का रिलेटिव मोशन इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो फिर इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ग्राउंड का इस डायरेक्शन में, उसको मैं एफ डैश बोल सकता हूँ। और यही फ्रिक्शन अगर मैं ग्राउंड पे दिखाता तो फिर ये उल्टा होता, दैट इज एफ डैश। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है, राइट ना। मैन चला, मैन पे फ्रिक्शन इधर, यही फ्रिक्शन प्लैंक पे पीछे, राइट। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो इस प्लैंक का मोशन किधर है, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स इसे चलाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स है, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द प्लैंक, तो इसके कारण ये जो प्लैंक है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। ओके, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर प्लैंक का रिलेटिव मोशन लेफ्ट की तरफ है तो फिर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी, ग्राउंड राइट की तरफ। ओके, इसके रिलेटिव मोशन से उल्टा, तो अब ये ग्राउंड का फ्रिक्शन आ जाएगा एफ डैश,
ठीक। और जब यही फ्रिक्शन मैं ग्राउंड पे दिखाऊंगा तो इससे उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग सरफेसेस पे फ्रिक्शन को दिखा सकते हैं। और जरा ध्यान से देखना कि ये कैसे आएंगे, ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले फोर्सेस होंगे, ठीक है ना। हाँ, इक्वल अपोजिट होगा, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो ये हमेशा इक्वल अपोजिट होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम बहुत सारे केसेस और ले सकते हैं जिसमें कि जब भी एक के ऊपर कोई दूसरी बॉडी है तो तुम्हें क्या चेक करना है, रिलेटिव मोशन को चेक करना है, ओके ना, और कुछ नहीं, रिलेटिव मोशन। हाँ, जैसे ही वाले केसेस हैं इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है तो ये बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन उल्टा लगा दो, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, राइट। तो अब यहाँ से देखो एक चीज़ ये पता चलती है कि जब ये मैन इस प्लैंक पे चल रहा है तो जब मैन आगे जा रहा है तो प्लैंक पीछे जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो कोई बोट किसी वाटर पे बोट फ्लोट कर रही है, ठीक है, रेस्ट पे है और फ्लोटिंग कंडीशन में है। अब उसके ऊपर एक मैन है, अब वो मैन उस बोट पे चलना शुरू करता है तो यू विल सी कि जब वो मैन आगे की तरफ जाएगा तो बोट पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि मैन पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है और मान लो ये बोट है तो दिस फोर्स द बोट विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमेशा कि जब हम आगे चलते हैं तो बोट पीछे चलती है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे को मिलेंगे, राइट। और आगे जाके हम लोग इसको अलग तरीके से भी देखेंगे, तो वो फिर आगे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट है जो हम आगे लेते हैं, राइट। ये वहाँ पे पूरी कैलकुलेशंस देखेंगे कि कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है, ओके। तो वो आगे की चीज़ है। तो फिलहाल हम वापस फ्रिक्शन पे आ जाते हैं, ठीक। अब पॉइंट ये आता है कि फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स, तो ये तो गलत हो गया अभी, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, नो ये भी गलत हो गया। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट द फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड इट ऑलवेज एक्ट ऑन बोथ द बॉडीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये हमेशा इक्वल और अपोजिट पेयर में बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट वो भी आ रहा है कि अगर मैं मान लो इन दोनों को मिला के एक सिस्टम मान लूँ तो फिर इस सिस्टम में ये जो फ्रिक्शन है ये एक इंटरनल फोर्स बन जाएगा, है ना। ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर सिर्फ मैन को एक सिस्टम मानते हो तो मैन के ऊपर ये जो फ्रिक्शन है कौन लगा रहा है, प्लैंक सिस्टम में नहीं है तो फिर ये एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन अगर मैन और प्लैंक को मिला के एक सिस्टम बना देते हो तो फिर इनके बीच में जो फ्रिक्शन है ये क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको भी याद रखना, ओके, कि भाई हम फ्रिक्शन को इंटरनल भी मान सकते हैं, एक्सटर्नल भी मान सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि तुमने किसको सिस्टम माना है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं सबसे पहले कि फ्रिक्शन क्यों आता है दो सरफेसेस के बीच में, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी दैट पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो अब ये देखते हैं कि फ्रिक्शन आता क्यों है, ओके। दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन क्यों आता है। तो जनरली तो इसको इस तरीके से बोल देते हैं कि जो सरफेसेस हैं वो एक्चुअली रफ होते हैं, ठीक है। ये एक जनरल सा आइडिया है इसका कि भाई सरफेसेस क्या है, रफ सरफेस है, ठीक है। अब रफ सरफेस होने से क्या होता है, तो कोई भी आप जितना मर्जी स्मूथ सरफेस ले लो, अगर आप उसको भी किसी माइक्रोस्कोप में रखकर देखोगे तो यू विल सी कि भी इस टाइप का एक सरफेस आपको दिखेगा, ओके। अब ये जो सरफेस है एक्चुअली ये उतना स्मूथ है नहीं, राइट, ये एक रफ सरफेस है। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें यहाँ पे तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप प्रोजेक्शन बोल सकते हो और इस पॉइंट को आप कैविटी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन है, कैविटीज है। अब ऐसे ही अगर इसके ऊपर एक और बॉडी रख दी जाए जिसमें कि प्रोजेक्शन और कैविटीज हों, अब ये दो बॉडीज हैं जो कि हमने एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, तो अब हो ये रहा है कि इसकी जो प्रोजेक्शन है ये इस कैविटी में चली गई है एक तरीके से, ओके। तो अब क्या होगा कि एक की प्रोजेक्शन है, मान लो ये एक कैविटी है, यहाँ पे कैविटी है, ठीक है, और इधर की साइड में एक प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है और ये कैविटी है, और अब ये दोनों आपस में मिल गए तो अब ये एक इंटरलॉकिंग हो गई, ओके। तो ये इंटरलॉकिंग हो गई है दोनों के बीच में, ओके, लाइक दिस। इसका ये प्रोजेक्शन इसकी कैविटी के अंदर चला गया है तो अब ये इंटरलॉक हो गए। अब अगर मैं इनको चलाने की कोशिश करता हूँ तो ये जो इंटरलॉकिंग है ये इनके मोशन को अपोज करेगी, ठीक है ना। तो इट इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द प्रोजेक्शंस एंड कैविटीज ऑफ द टू सरफेसेस,
ठीक। तो ये एक कॉज हो गया फ्रिक्शन का, जो हमें ऊपर से देखने पे समझ में आता है। ओके, ये एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो हमें बाहर से दिख रहा है, ओके ना, बड़े लेवल पे अगर हम देखते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसे समझें तो ये एक एटॉमिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, जिसको हमें बोलना चाहिए माइक्रोस्कोपिक लेवल। ओके ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल एटम्स के लेवल पे हम इसको समझ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी किसी भी सरफेस के जो एटम्स हैं, एक बॉडी है उसके सरफेस पे एटम्स हैं, अब वो सारे एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं। ओके, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, राइट, इसीलिए वो सारे अपनी जगहों पे फिक्स रहते हैं। ओके, एंड दे आर नॉट एबल टू मूव एक्चुअली। तो वो फिक्स हैं सारे, एक सरफेस है और उसमें जितने भी एटम्स हैं दे आर बॉन्डेड टुगेदर, ओके, बाय सम फोर्स। ठीक, अब वो कौन सा बॉन्ड है हम इसमें तो जान नहीं रहे, बट देयर इज सम बॉन्डिंग। अब होता क्या है कि जब आप कोई दूसरा सरफेस रखते हो तो उसके एटम्स इस पहले सरफेस के एटम्स के साथ में बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो एटम्स हैं वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं। अब जब ऊपर वाले सरफेस को तुम चलाओगे तो उस एटम ने नीचे वाले एटम के साथ में भी बॉन्डिंग बनाई हुई है, तो वो उसको भी चलाने की कोशिश करेगा, और ये जो नीचे वाला सरफेस है ये उसे रोकने की कोशिश करेगा। इट इज जस्ट लाइक दिस, कि जैसे हमारे पास में जैसे इसी केस में ले लेते हैं कि भाई मैं थोड़े से बड़े बड़े दिखा रहा हूँ ये, ठीक है ना, ये एटम्स हैं, राइट, ये एटम्स हैं इसके सरफेस के, और ये एटम्स हैं जो कि यहाँ पे हैं इसके सरफेस के ऊपर। ठीक, अब होता क्या है कि मैं इसमें सिर्फ इन तीन एटम्स को अलग से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, एक ये है और एक ये, एक ये, ठीक है ना, ये वाले तीन, तो 1 है ना, दिस इज 1 2 एंड 3। तो होता क्या है कि इस एटम को कंसीडर करो, इस पे इसके कारण एक फोर्स लग रहा है इसकी तरफ, दैट इज द फोर्स ऑफ द बॉन्डिंग, है ना। ये सब आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो मैंने इसका फोर्स इस पे दिखाया है, इसकी तरफ आ रहा है, ये फोर्स है। ठीक है, और ऐसे इस पे इसका भी फोर्स लग रहा होगा, राइट, और इसी तरीके से 2 1 पे भी लगा रहा होगा, 2 3 पे भी लगा रहा होगा, 3 2 पे लगा रहा है, सारे आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि अब इसके नीचे वाले एटम्स ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एक एटम ये वाला कंसीडर करो, ठीक है, ये बीच वाला एटम 2 ये दूसरे मटेरियल का है ना, ये पहला बॉडी थी उसका एक एटम, और ये नीचे वाली बॉडी का एटम। अब होगा क्या कि जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा अपनी तरफ। तो अभी इसके ऊपर एक ही फोर्स था यहाँ का, अब ये भी लगा रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमारी ऊपर वाली बॉडी है और ये नीचे वाली बॉडी का एक एटम है। अब तुम इस नीचे वाली बॉडी को आगे चलाओ तो उससे क्या होगा, ये जो एटम है ये आगे चला जाएगा, राइट। अब जब ये आगे जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट विल ट्राई टू पुल दिस एटम अलोंग विद इट, लेकिन ये एटम चल नहीं सकता क्योंकि ये वाला जो एटम है ये इसको होल्ड करके रख रहा है, राइट। तो अब क्या होगा, तो इसके ऊपर ये जो एटम है ये इसे चलाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला जो एटम है ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रोकने की कोशिश कर रहा है यही फ्रिक्शन है, ओके ना, यही फ्रिक्शन है। नीचे वाला एटम मान लो कि ये थोड़ा आगे चला गया, ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया, मैं इसको थोड़ा आगे ले गया, तो अब इस पे देखो फोर्स इधर लग रहा है ऐसे। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, जिसके कारण ये एटम चलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये इसको रोक रहा है, तो ये इसे चलने नहीं दे रहा। तो ये जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है ये ही फ्रिक्शन है एक्चुअली, एटम्स के बीच का फोर्स। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा आगे जा सकता है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन, इसको डिफॉर्मेशन बोलेंगे। जब एटम्स अपनी नॉर्मल स्टेट पे होते हैं ना तो उनके बीच में एक सर्टेन गैप होता है, ओके, एक सर्टेन डिस्टेंस जिसको हम इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं। अब मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भी एक सरफेस है उसमें जितने भी एटम्स हैं सबके बीच में एक एक एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, ओके, 10⁻⁻10 मीटर का डिस्टेंस है सब में। अब जब नीचे वाला चला तो इसने थोड़ा सा इसको अपने साथ पुल करने की कोशिश की, तो इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, तो ये जब डिस्टेंस का बढ़ना होता है, एटम्स के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बेसिकली जब ये बॉडी चल रही है, एक के ऊपर दूसरी बॉडी चल रही है, तो डिफॉर्मेशन हो रही है। ओके, उसके कारण एटम्स के बीच के जो फोर्सेस हैं वो भी चेंज होती हैं। ओके, लेकिन
एक बॉडी का जो मोशन है वो दूसरे बॉडी के मोशन को अपोज करता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली बॉडी जो है, हमने नीचे वाली बॉडी को मोशन दिया है, ऊपर वाले को भी दे सकते थे। अगर मान लो नीचे वाली बॉडी इधर जाने की कोशिश करती है तो ये एटम इस पे फोर्स लगा रहा है, एक बॉन्डिंग बना ली है इसने इसके साथ, और इसके कारण ये इधर एक कंपोनेंट बना फोर्स का, जिसके कारण ये एटम चलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एटम इसे रोक के रखेगा, है ना। तो ये एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। अच्छा, यही चीज अब इस पे भी आएगी। आप देखो कि जब ये इस पे फोर्स लगाएगा 2 पे नीचे की तरफ, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो अब आप देखो, अब मैं इस पे फोर्स दिखाता हूँ, चलो, कि इस पे एक फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, इस एटम की तरफ, है ना। ये एटम इसको अपनी तरफ खींच रहा है बिकॉज ऑफ अगेन बॉन्डिंग फोर्स। तो अब आप सोचो कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा। अब तुम इसे इधर ले जा रहे थे, लेकिन इस फोर्स का कंपोनेंट इधर आ गया, ये क्या करेगा, ये भी मोशन को अपोज कर रहा है। इसका मतलब दोनों का मोशन अपोज हो रहा है ना। और देखो अपोजिट है, राइट, दोनों का मोशन अपोज हो रहा है। ये चलना चाहता था तो ये फोर्स से रोक रहा है, ये चलना चाहता है तो इसका भी फोर्स से रोक रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों हैं, ये दोनों अपने अपने मोशन को उतने नॉर्मल तरीके से ये दोनों नहीं चल पाएंगे अपने मोशन के साथ में जैसे कि चलना चाहिए था। ओके, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग फोर्स। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है ये किसके कारण आया, ये आया बॉन्डिंग फोर्सेस के कारण जो एटम्स के बीच में होते हैं। अब होता क्या है ना कि जब दो मटेरियल्स हैं, दो अलग अलग बॉडीज हैं, उनको तुमने जोड़ दिया और अब तुम इन्हें चला रहे हो, तो एक्चुअली एक के एटम दूसरे के साथ फोर्सेस तो लगाएंगे। ओके ना, ये कौन से फोर्सेस होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन की नेचर क्या है, ये किस टाइप का फोर्स है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। ओके, इसे ध्यान रखना, राइट। अच्छा, तो ये हमारा एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो फ्रिक्शन है ये इंटरएटॉमिक फोर्सेस का एक्चुअली एक इंटरएटॉमिक फोर्सेस ही हैं ये। ओके, लेकिन कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, सरफेस के ऊपर, राइट। अच्छा, इसीलिए अगर मान लो कि मैं दो सरफेसेस लेता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में एक डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे ना जो सरफेस है थोड़ा इरेगुलर ज़्यादा है और ये सरफेस फिर भी स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जब तुम इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो दोनों एटम्स जो हैं ये और ये आपस में बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक, इस केस में ये एटम और ये एटम पूरे कांटेक्ट में नहीं आ रहे, बीच में गैप है। जब बीच में गैप होगा तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, क्योंकि गैप आ गया तो फोर्स कम हो जाएगा, और जब फोर्स कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब इरेगुलर सरफेस होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, क्योंकि एटम्स जो है वो इंटीमेट कांटेक्ट में नहीं आते। इसीलिए बोलते हैं कि अगर मान लो तुम किसी जगह पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें, तो ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, उसको ना घिस दो। घिसने का मतलब पॉलिशिंग करना होता है एक्चुअली। ओके, टेक्निकल वर्ड है पॉलिशिंग करना, कि इसकी पॉलिशिंग कर दो। पॉलिशिंग करने का मतलब है कि जो वैसा है इरेगुलर सरफेस है उसको प्लेन कर दो, स्मूथ कर दो। ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर तुमने एक्सेसिव स्मूथ कर दिया तो फिर वहाँ फ्रिक्शन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो उसका रीजन यही है एक्चुअली। ओके, ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, दैट एक्सेसिव स्मूथनिंग, ओके, एक्सेसिव स्मूथनिंग या एक्सेसिव पॉलिशिंग ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। तो क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तुमने स्मूथ कर दिया तो फिर क्या होता है, जब दो बॉडीज को तुम कांटेक्ट में लाते हो तो एक के एटम बिल्कुल दूसरे एटम के पास में आ जाते हैं, और जब दोनों बिल्कुल पास में आ गए तो उनके बीच में फोर्स बहुत बढ़ जाता है, और उसके कारण फ्रिक्शन जो है वो और बढ़ गया। तो इसलिए अगर थोड़ा सा वो कर्व है या थोड़ा सा इरेगुलर है तो एक के एटम दूसरे के एटम के बिल्कुल इंटीमेट कांटेक्ट में नहीं आते, थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाता है उनके बीच में, तो फोर्स थोड़ा कम रहता है। ठीक है ना। अच्छा, यही पॉइंट है कि अगर मान लो ये दोनों हम रख देते हैं एक के ऊपर एक, ओके, तो उस टाइम पे जब ये स्टैटिक होते हैं एटम्स तो ये प्रॉपर बॉन्डिंग बना लेते हैं दूसरे के साथ, तो फोर्स बढ़ जाता है। ओके, और लेकिन जब ये चलते हैं तो फिर एक एटम दूसरे के कांटेक्ट में आता है और फिर वो ब्रेक करके आगे निकल जाता है, फिर किसी दूसरे के कांटेक्ट में आता है, फिर ब्रेक करके आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग बनती और बिगड़ती रहती है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। इसलिए बोलते हैं कि जब बॉडीज चलना शुरू करती हैं तो जो फ्रिक्शन होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे देयर इज ए मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। ओके, तो वो परमानेंट कांटेक्ट में नहीं आते। अगर दो बॉडी रखी हुई हैं एक के ऊपर एक, स्टैटिक है,
तो वहाँ पे फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा। ओके, और अगर मान लो ये चल रही हैं तो फिर क्या होगा, एक एटम कभी एक के कांटेक्ट में आया, कभी दूसरे के कांटेक्ट में आया, कभी तीसरे के कांटेक्ट में आया, तो इस तरीके से मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग हो रही है, तो वहाँ पे बॉन्डिंग परमानेंट नहीं हो पाती, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है एक्चुअली। ओके, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है फ्रिक्शन का। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे करें, तो व्हाट आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो एक तरीका अभी बताया, पॉलिशिंग कर दो। ठीक है, एक्सेसिव नहीं करनी, अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, तो पॉलिशिंग कर दो। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट जानते हो ना, ऑयलिंग। ओके, तो सरफेस के ऊपर ऑयलिंग कर दो तो भी फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, एक तीसरा तरीका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करने का, और वो होता है कि उसको रोलिंग में कन्वर्ट कर दो। ओके, जिसको हम बोलते हैं बॉल बियरिंग्स। मान लेते हैं जैसे अगर एक ये बॉडी है और इसको इस बॉडी के ऊपर अगर स्लाइड कराया जाए, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो अब क्योंकि एटम्स तो पास पास हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। तो ये फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर मैं इनके बीच में कुछ बॉल्स रख देता एंड लाइक दिस, मैं यहाँ पे दोनों बॉडीज को थोड़ा सा सेपरेट करके और बीच में यहाँ पे बॉल्स रख देता और अब इसे चलाता, तो अब ये आराम से चल जाती है ना, जैसे व्हील्स वाला कॉन्सेप्ट जो है। क्यों? क्योंकि अब जब ये चलता तो ये जो बॉल्स है ना, ये ऐसे घूमती ना, ये रोल करती हैं एक्चुअली, है ना, बॉल्स विल रोल। तो यहाँ पे जो रोलिंग कन्वर्ट कर, हमने क्या किया, हमने स्लाइडिंग एक्शन को रोलिंग एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और रोलिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे भी जब रोटेशन पढ़ेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ से आता है, लेकिन वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्लाइडिंग। ओके ना, अलग अलग टाइप के देखो फ्रिक्शन है। ओके, जैसे एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, जब एक बॉडी दूसरे पे स्लाइड करे या स्लाइड करने की कोशिश करे। ठीक है, ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, जब रोलिंग हो रही है। ठीक है ना, ऐसी एयर फ्रिक्शन भी एक तरीके का फ्रिक्शन ही है, वो एक अलग चीज हो गई। ओके, उसमें एक टर्म आती है विस्कोसिटी वगैरह, तो वो एक अलग चीज हो गई जो हमें आगे जाके पढ़ना है। रोलिंग फ्रिक्शन भी हमें पढ़ना है आगे के चैप्टर में रोटेशन में। ओके, अभी जो हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है वो करना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे। ठीक है, अच्छा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को सोचते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फ्रिक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कितने टाइप के स्लाइडिंग। अब हम सिंपली स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के टाइप्स क्या हैं और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, अब ये सब चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा सुन, देखो अब हम लोग इस फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं कि ये ग्राउंड पे रखी है। एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलने वाले हैं जो कि हमारे को आगे तक काम आने हैं, तो बहुत ध्यान से इसे समझ लेना। फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमसे क्वेश्चंस में गलतियाँ कराएगा। ओके, तो इसका ध्यान रखना कि इसको एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है और प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो मान लो कि हमारे पास में एक बॉडी है, एक हैवी बॉडी, और इसको हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, एक हैवी बॉडी लाके इमेजिन करो कि आपके जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे एक हैवी बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अब उस हैवी बॉडी को मैं बोल रहा हूँ कभी आप पुश करो और थोड़ा सा फोर्स लगाओ। मान लेते हैं कि हमने इस हैवी बॉडी को पुश करने के लिए एक यहाँ से फोर्स लगाया। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, और ये 1 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, लेट अस से मैंने बस 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इतनी हैवी बॉडी है तो क्या 1 न्यूटन से चलेगी? तो नहीं चल रही, तो ये बॉडी अभी रेस्ट पे है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसको कोई ना कोई एक रोकने वाला फोर्स भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना डायग्राम बनाता हूँ तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन आना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ फोर्स सो देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। बट इफ सपोज दिस फोर्स इज देयर एंड द बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट, इसका मतलब देयर इज सम अपोजिंग फोर्स विच इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, जो कि इस फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ से एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है और वो जो फोर्स होगा उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, और ये कितना होगा? सो दिस इज 1 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, इसलिए नेट फोर्स कितना है? 0 है, इसीलिए बॉडी चल नहीं रही है। अच्छा, अगर हम इस बॉडी पे थोड़ा सा फोर्स और लगाते हैं, लेट अस से हम 2 न्यूटन कर देते हैं अपना फोर्स। ठीक है, अब क्योंकि इट्स अ हैवी बॉडी तो फिर अभी बॉडी नहीं चल रही। अगर बॉडी नहीं चल रही इसका मतलब कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये भी 2 न्यूटन होगा, और
क्योंकि ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 है, तो ये बैलेंस हो रहे हैं और इसलिए फिर से बॉडी रेस्ट पे है, राइट। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं अपना धीरे धीरे करके फोर्स बढ़ा रहा हूँ और बॉडी नहीं चल रही, इसका मतलब वहां से फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब मैं अपने फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, अभी 10 न्यूटन तक मैं ले गया अपना अप्लाइड फोर्स, और ये फ्रिक्शन भी बढ़ते बढ़ते 10 न्यूटन तक आ गया, ठीक। अब ये जो है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूँ ये फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक। ये अभी तक बॉडी चली नहीं है, ये रेस्ट पे ही है अभी, ओके। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि बॉडी स्टैटिक है अभी, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो ये जो फ्रिक्शन है जो बॉडी के मोशन से पहले लगा, बॉडी के मोशन प्रोड्यूस होने से पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब लेकिन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की ना एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक लिमिट होती है जहां तक ये अपने आप को बढ़ा सकता है, ओके। अब मान लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल के भी ये 10 न्यूटन इसकी लिमिट है, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके बाद में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना ये सेम हो जाएगा, ये और नहीं बढ़ पाएगा। अब मान लो कि मैंने तो कर दिया 11 न्यूटन और ये रह गया 10 न्यूटन, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में एक नेट फोर्स डेवलप हो जाएगा। ये मेरा 11 न्यूटन है और ये 10 है। अब यहाँ से 11 लग रहा है, यहाँ से 10 लग रहा है, तो 11 माइनस 10 क्योंकि अपोजिट है, तो 1 न्यूटन का एक नेट फोर्स बना। अब उस नेट फोर्स के कारण इस बॉडी में एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने अपना फोर्स बना और बढ़ा दिया 12 न्यूटन, ये 10 ही रहेगा। तुम 13 न्यूटन कर दो, ये 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन और बॉडी नहीं पा रहा, ये अपनी लिमिट पे पहुंचा हुआ है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है जो कांस्टेंट है, ये कब आया? जब बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मतलब दो तरीके के स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गए, एक बॉडी के मोशन प्रोड्यूस होने से पहले और एक बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होने के बाद। तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो है, तो इसको तो हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये फ्रिक्शन जो था ये तब था जब बॉडी रेस्ट पे थी, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो अब देखो यहाँ से हमारे को क्या क्या पता चल रहा है कि भाई एक तो फ्रिक्शन होता है जो बॉडी के मोशन स्टार्ट होने से पहले होता है, स्टैटिक। दूसरा होता है काइनेटिक। दोनों में क्या अंतर है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ओके। किसके हिसाब से? अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। जब ये 1 था तो ये भी 1 था, जब ये 2 था ये भी 2 था, जब ये 3 ये भी 3। तो ये जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ा रहा है। मतलब ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ओके ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक। ये हमेशा अपने आप को किसके बराबर रखता है? तो ये हमेशा अपने आप को एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के बराबर रखता है, ओके ना। जो भी नेट अप्लाइड फोर्स है एक्सटर्नली, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उस नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, राइट। तो ये एक ऐसा फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वेरिएबल है, ओके। जबकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब अब देखो डिफरेंस आ रहा है ना। अच्छा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से स्टार्ट होकर और एक मैक्सिमम तक पहुंच सकता है, ओके। जबकि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो नॉर्मली उसी के बराबर लेते हैं। या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे अभी आपको बताया था पिछले केस में कि जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी चलती है तो इनके जो एटम्स हैं उनके कांटेक्ट मेक और ब्रेक होते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग, तो वो जो फोर्स होता है वो उतना नहीं बन पाता जितना कि स्टैटिक के केस में बनता है। तो जब बॉडी चलनी शुरू हो गई है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम 10 लेने की बजाय इससे थोड़ा सा कम ले लें, जैसे 9.8 कर दें इसे। जैसे ये 10 है, ओके, ये 10 है। इसके बाद में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, जैसे 9.8। इसका मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो या तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा या फिर उससे थोड़ा सा कम होगा,
ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है हमें। अब ये हमें कम करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा एक्चुअली। ओके, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कई जगहों पे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम सेम लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, जितना स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी। और कई जगहों पे वो हिंट दे देते हैं वहाँ पे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इतना लेना है, तो वो रिड्यूस करके देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लेते हैं वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो देखो कुछ डिफरेंस आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन में। जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो तुम्हारे को नोट करने हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये 0 से मैक्सिमम तक चलता है, ये कांस्टेंट रहता है। इसकी वैल्यू इसके मैक्सिमम या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होती है या उससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। ये कब होता है, जब बॉडी रेस्ट पे थी और अभी जस्ट चलना चाहती है। ओके, चलने की कोशिश कर रही है लेकिन चल नहीं पा रही, तो मतलब वो बॉडी स्टैटिक है। ओके, व्हेन द मोशन इज अबाउट, ओके, मतलब व्हेन द मोशन इज अबाउट टू टेक प्लेस। ओके, जब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं दैट द मोशन इज अबाउट टू टेक प्लेस। ओके, उसके बाद में जैसे ही मैं 10 से 11 करूंगा तो फिर ये चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा यहाँ पे। ये कौन सी सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है व्हेन द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, जब बॉडी जस्ट चलना ही चाहती है। ओके, इससे अगर थोड़ा सा मैंने अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर दिया तो फिर बॉडी चल पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये आ गया कि अगर तुम्हारे को बॉडी को चलाना है तो तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट, इससे ज़्यादा होना चाहिए। किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्वेश्चंस में कि व्हाट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे अगर तुमने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तब बॉडी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो उसको हमें ओवरकम करना पड़ता है। और एक बार जब बॉडी चल गई तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन या तो इसी के बराबर लेंगे या फिर इससे थोड़ा सा कम लेंगे। इसका अगर मान लो मैं कम लेता हूँ, मान लो मैं इसको 9.8 कर देता हूँ। अब मैंने अपना फोर्स जो था 10 से ज़्यादा कर दिया, कितना कर दिया, मान लो मैंने 11 न्यूटन कर दिया, ठीक है। अब 11 न्यूटन कर दिया तो बॉडी चल पड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गया तो बॉडी चल पड़ी। और जब बॉडी चल पड़ी तो जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया, मान लो 9.8 हो गया, तो फिर मैं अपना फोर्स भी थोड़ा कम कर सकता हूँ तो भी बॉडी चलती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि फिर चल रही है तो 9.8 लग रहा है फ्रिक्शन। अब मेरे को 9.8 से ज़्यादा रखना है अपना फोर्स, ठीक है। तो मान लो मैं 9.9 कर देता हूँ तो भी बॉडी चलती रहेगी, राइट। तो मतलब एक बार अगर हमने बॉडी को चला दिया तो उसके बाद में तुम अपने फोर्स को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, तब भी बॉडी चलती रहती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, ये जो मैंने अभी तक ये जो एक्सप्लेन किया है इसको बहुत ध्यान से 1-2 बार सुन के और इसके ऊपर अपने नोट्स बना देना, ठीक है ना। एक एक मेरे पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक। अच्छा देखो, अब एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं इस अप्लाइड फोर्स में और इस फ्रिक्शन फोर्स में। तो ये देखते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ले रहे हैं और यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब शुरू में तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल थे, जब ये 1 था ये भी 1 था, ये 2 था ये भी 2 था। कब तक ये इक्वल रहे, जब तक कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था तो ये हमेशा इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल था। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, तो इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके, 45 के एंगल पर। अब देखो ये फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, इधर से अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये और ये इक्वल है, ठीक। कब तक, जब तक कि मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं आ गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, या मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लिख सकते हो, एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। अभी ये और ये इक्वल है। अब मैं इस फोर्स को और बढ़ा देता हूँ, मतलब ये जितना है, मान लो ये 10 है ये भी 10 है, अब मैंने 10 के बजाय 11 कर दिया, तो अब ये तो नहीं बढ़ेगा ना, राइट। क्या होगा, बॉडी चलना शुरू कर देगी। और जब बॉडी चलती है तो जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ तक फ्रिक्शन पहुंचने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएगा। नाउ दिस ग्राफ विल कम डाउन और फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो नीचे आ रहा है ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जब काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो वो या तो इसके बराबर होगा
या फिर इससे थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने थोड़ा कम करके दिखाया क्योंकि बुक्स में यही डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स में और अप्लाइड फोर्स में। यहाँ से यहाँ तक ये जो सिचुएशन थी, ये थी हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन वाली, और ये वाला जो था ये था काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। तुम देख सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है ना, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी चेंज हो रहा है, जबकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो अब हम लोगों ने जो किया है इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आ जाओ कि ये जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है। ओके, ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट होता है। जब भी तुम्हें बॉडी को मूव कराना है तो तुम्हारा फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, ठीक। तो पॉइंट ये है कि ये जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है डिफरेंट केसेस में। ओके, तो यहाँ पे हमारे आते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हो, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो मेन पॉइंट ये है कि ये जो फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बिटवीन द टू बॉडीज, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला पॉइंट तो ये कि भाई रफनेस पे डिपेंड करेगा ही करेगा, है ना। तो ये पॉइंट तुम्हें नोट करना चाहिए दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये डिपेंड करता है ऑन द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। ओके, जैसे जब हम एक बॉडी को, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर ये बॉडी रखी है, तो इनके बीच में एक एक्शन रिएक्शन लगता है, जो बताया था। बॉडी पे दिखाते हैं तो बॉडी की तरफ, और अगर ग्राउंड पे दिखाते हैं तो फिर ग्राउंड की तरफ। तो ये जो n है, ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इस n पे डिपेंड करती है। ओके, ये इस n पे डिपेंड करती है। एक्चुअली तुमको पता है, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स में क्या बताता है, ये समझने वाली चीज है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल फोर्स तो है, ठीक है, लेकिन हमें बता क्या रहा है। मान लो कि एक केस में ये जो नॉर्मल फोर्सेज हैं ये 5-5 न्यूटन है, और दूसरे केस में जो नॉर्मल फोर्सेज हैं वो 20-20 न्यूटन है, ओके, या 25-25 न्यूटन है। तो 5 न्यूटन में और 25 न्यूटन के नॉर्मल फोर्स में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। तो इसमें जो मेन डिफरेंस आता है ना वो ये है कि ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो दो बॉडीज हैं हाउ टाइटली दे आर प्रेसिंग ईच अदर। ओके, अगर दो बॉडीज के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो ज्यादा है, इसका मतलब कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से प्रेस कर रही है। ओके ना, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से प्रेस कर रही है, राइट। और जब वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से प्रेस करेंगी तो फिर उनके एटम्स और करीब आएंगे, तो उनके बीच में फोर्स बढ़ेगा, तो फिर फ्रिक्शन बढ़ेगा। ओके, अगर हम इंटरलॉकिंग की हेल्प से समझें कि भाई अगर तुमने इनको यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो गई है और अब तुम इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हो, तो फिर इंटरलॉकिंग और पक्की हो जाएगी, फिर तुम इन्हें चला नहीं सकते, है ना। तो इंटरलॉकिंग को तोड़ने में और ज़्यादा हमें दिक्कत आएगी, हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जब तुम नॉर्मल फोर्स बोलते हो कि दो बॉडीज के बीच में नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब दे आर प्रेसिंग ईच अदर विद ए टाइट फोर्स, विद ए मोर फोर्स। ओके ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं। ओके, तो जब इनके बीच में ये नॉर्मल फोर्स बढ़ता है तो इनके जो प्रेसिंग है एक दूसरे के अगेंस्ट वो बढ़ जाती है, और जब ये एक दूसरे को बहुत टाइटली प्रेस करते हैं तो फिर इनके एटम्स करीब आ जाते हैं, तो उसके कारण फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये डिपेंड करता है भाई इस n पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये हमारा लॉ है एक्चुअली। ओके, पहला लॉ क्या था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस, ये तो होना भी चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, कौन सा फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन or the normal force acting between the two surfaces in contact. Okay, और अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे कांस्टेंट डालते हैं तो इसको हम बोलते हैं म्यू। ओके, वेयर म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्मूला बना F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो ये फार्मूला एक्चुअली इसके लिए है, किसके लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। ये वाला जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था इसका फार्मूला है ये म्यू इंटू एन। ये फ्रिक्शन का फार्मूला नहीं है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का फार्मूला है।
इसका खास ध्यान रखना, ठीक है ना। फ्रिक्शन तो देखो यहीं से स्टार्ट हो गया था ना, यहाँ फ्रिक्शन 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर करते करते तो ये सारे फ्रिक्शन ही तो हैं, ये सारे फ्रिक्शन ही तो हैं, है ना। तो लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन है, तो ये वाला है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था, जहां तक मैक्सिमम फ्रिक्शन जाएगा। क्योंकि इसे क्यों निकाला जाता है, क्योंकि यही तो हमें बताता है कि बॉडी चल पा रही है या नहीं चल पा रही। जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्विंग में भी, ओके। और जब भी हम सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे हमारे को यहीं से ही पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज म्यू इनटू एन। कई बुक्स में यहाँ पे म्यू एस लिखा होगा, म्यू एस, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू एस लिख दो, क्योंकि ये सारा स्टैटिक ही था ना, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, तो इसलिए वो लोग म्यू एस लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान ये रखना कि बेशक म्यू एन लिखो या म्यू एस एन लिखो, ये दे क्या रहा है, ये दे रहा है हमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जहां तक फ्रिक्शन जा सकता है, ओके। वो जा रहा है या नहीं जा रहा वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जब यहाँ पे 1 न्यूटन था तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही था, राइट। तो अभी 1 न्यूटन ही लग रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये हमें ये नहीं बताता कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ये हमें ये बताता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकता है। तो फिर हमें उससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा और फिर हमारी बॉडी जो है वो चलना शुरू करेगी, ठीक है ना। तो ये म्यू एस इंटू एन भी हो सकता है, राइट। अच्छा, फिर ये कैसे आएगा, तो अगर ये इसी के बराबर है तो फिर तो यही मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो गया, ओके ना। बुक्स में अगर यहाँ पे म्यू एस लिखा होगा ना तो यहाँ पे एफ एस लिख देते हैं, एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन उनका ध्यान वही रखना कि ये सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। तो ये एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक। अच्छा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या लिखें, तो एफ के लिख देते हैं, यहाँ पे एस की जगह के लिख देते हैं। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है ना, म्यू के इंटू एन। अब जैसे इस केस में मैंने जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसके बराबर ही लिया हुआ है, तो ये अगर मैं इसके बराबर लेता हूँ इसका मतलब म्यू एस और म्यू के इक्वल है। तो हो सकता है कि म्यू के में बी इक्वल टू म्यू एस, ओके ना, ये भी हो सकता है। और दूसरा केस क्या लिया था कि ये वैल्यू इससे थोड़ी कम हो, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम कर दूं, तो फिर उस केस में अगर ये इससे कम है तो फिर म्यू के लेस देन म्यू एस हो जाएगा। तो म्यू के मे बी इक्वल टू म्यू एस और लेस देन म्यू एस, ठीक है ना। तो इसको हमें ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखना चाहिए, म्यू के मे बी इक्वल टू और लेस देन म्यू एस। म्यू के की वैल्यू या तो इक्वल होगी म्यू एस के या फिर कम होगी, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में दे देते हैं हम लोग। अगर उन्होंने एक ही म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो लोग लिखते हैं द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस 0.1, तो एक ही म्यू है, इसका मतलब कि फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये दोनों बराबर रखो क्योंकि एक ही म्यू है। और अगर वो लोग लिख देते हैं कि म्यू एस इज 0.1 एंड म्यू के इज 0.09, तो फिर वहाँ पे ध्यान से अलग अलग लेके और फिर इनको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन में तुम्हारे को दिख जाएगा कि म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए हैं या एक ही म्यू की वैल्यू दी है। अगर एक ही दी है तो समझ जाना कि दोनों बराबर हैं फिर, ठीक है ना। फिर ये वाला केस है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, म्यू डिपेंड किस पे करेगा, तो यही तो है जो रफनेस पे डिपेंड करता है एक्चुअली, ओके ना। ये बॉडी इसके मटेरियल पे भी डिपेंड कर सकता है, रफनेस पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जब बॉन्डिंग की बात करोगे तो मटेरियल आएगा बीच में, अलग अलग एटम्स के बीच में अलग अलग बॉन्डिंग फोर्स होते हैं। तो म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये म्यू उस पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे निकालते हैं ये भी अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एन। तुम कहोगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये हमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ कराएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट होगा
और हम नॉर्मली अभी आप देखना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे को ना कुछ आदत पड़ जाएगी एन की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेने की, वो मैं अभी बोल नहीं रहा, लेकिन आप देखना धीरे धीरे। तो कई बार क्या होता है कि आदत पड़ जाती है कि भाई एन इक्वल टू दिस डाल दो, तो नहीं, ऐसा नहीं, एन को प्रॉपरली निकालना है हर क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन को बड़े ध्यान से हर क्वेश्चन में निकालना और फिर उसको यहाँ पे डाल के और फिर फ्रिक्शन की कैलकुलेशंस करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो एन जो है वो कैसे निकालें, तो वो अभी देखना है कि एन कैसे निकालें डिफरेंट केसेस में। ठीक है, वैसे तो आप लोग कर चुके हो सब चीज़ें, आपको पता ही है जो हमारा बेसिक रूल है। ओके, कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उधर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जिधर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना, यहीं से एन आएगा हर बार। तो कुछ केसेस में मैं एन निकाल ही देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि तुम्हारे को याद रहे चीज़ें। ठीक है ना, वैसे हर क्वेश्चन में एन डिफरेंट होगा, इसे ध्यान रखना। ओके, और बड़े ध्यान से निकाल के फिर उसे यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी, अब हम लोग पहुँचते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे कि हम अब थोड़ा कैलकुलेशंस करके देखते हैं। ठीक, तो इसमें देखो एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से स्टार्ट होकर और मैक्सिमम तक जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो म्यू एस इंटू एन होती है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस, इसकी रेंज है ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, म्यू एस एन तक, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, एफ एस लाइज बिटवीन 0 एंड म्यू एस एन। ठीक है ना, इसके बीच में लाई करता है, और एफ के वो तो फिक्स है, तो एफ के विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। कौन बताता है कि बॉडी चल रही है या नहीं, तो काइनेटिक नहीं बताता, ये बताता है जब हमारा फोर्स इससे ज़्यादा होगा तब बॉडी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक है ना, अगर बॉडी नहीं चल रही, तुमने प्रूव कर दिया कि बॉडी नहीं चल रही, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बॉडी पे, तो जितना अप्लाइड फोर्स है। अगर मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, ये कहाँ से निकलेगा, इस फार्मूले से, लेकिन तुमने लगाया अभी यहाँ पे 1 न्यूटन, तो तुम्हारा ये जो फ्रिक्शन होगा अभी 1 ही होगा, 10 मत दे देना आंसर। ठीक है ना, जैसे अभी एक क्वेश्चन करता हूँ तो इससे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। राइट, लेट अस सी अ क्वेश्चन नाउ। अच्छा स्टूडेंट देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये दिया गया है कि एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.2। ओके, और एक 6 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है। ठीक है, और दूसरा ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कितना फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कैसे पता चले कि ये रेस्ट पे है या मूव कर रही है, तो इसका एक ही तरीका है हमारे पास कि हम सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें। अगर हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो फिर बॉडी चल रही होगी, और अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी रेस्ट पे होगी। ठीक है, तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला क्या था, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला था एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक, अब म्यू आपको दिया हुआ है 0.2, एन तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो एक तो इसमें mg लगेगा, mg कितना है 50, और एक इस ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है ना, अब हमें पता है कि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा, राइट, तो इसका मतलब है कि n इक्वल टू 50। राइट, तो n को 50 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा फिर म्यू, अच्छा ये 50 क्या है एक्चुअली mg, तो म्यू एम जी लिख देते हैं पहले और फिर वैल्यू डाल देते हैं। तो म्यू इज 0.2 है ना, एंड एम जी इज 50, तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप देखो कि हमारा फोर्स कितना है अप्लाइड फोर्स, ये तो है 6 न्यूटन। अब ये 6 न्यूटन क्योंकि इससे छोटा है, इसका मतलब कि बॉडी नहीं चल सकती, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए हमारा फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए, तो हमारा फोर्स इससे छोटा है, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक, तो भाई बॉडी रेस्ट पे ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमेशा कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तुम्हारे को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना चाहिए और अप्लाइड फोर्स के साथ में तुम्हें कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये तो हमने देख लिया कि अभी रेस्ट पे है, क्योंकि हमारा फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। ठीक है, तो फिर अब कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, तो क्या 10 न्यूटन लग रहा होगा, तो नहीं। अगर मान लो तुमने गलती से बोल दिया कि भाई यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन है, ठीक है, और तुमने अभी बोला है कि बॉडी रेस्ट पे है,
तो क्या देखना है ये सिचुएशन देख के, क्या तुम कह सकते हो कि बॉडी रेस्ट पे रह सकती है? अगर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर से 6 न्यूटन का फोर्स है, तो क्या बॉडी रेस्ट पे रह सकती है? तो फिजिक्स के हिसाब से तो नहीं रह सकती। F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे तो एक नेट फोर्स बन गया 10 माइनस 6, 4 न्यूटन का फोर्स इधर बन गया, तो इसके कारण फिर बॉडी को चलना चाहिए, बॉडी रेस्ट पे नहीं रह सकती। तो बॉडी रेस्ट पे कब रह सकती है? जब ये फोर्स इसके बराबर हो। इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो 10 न्यूटन नहीं होगा, वो 6 न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, अब बॉडी रेस्ट पे रह सकती है, ठीक। तो इसका ध्यान रखना कि सबसे पहले तुम ये फाइंड आउट करो कि क्या बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है। कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए तुम मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे और अपने ड्राइविंग फोर्स को इसके साथ चेक करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा फोर्स कम है इससे तो बॉडी रेस्ट पे है, और जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो फिर फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसे आएगा? फोर्सेस को बैलेंस करके, ओके। यहाँ से नहीं आता, म्यू एन से नहीं आता फ्रिक्शन फोर्स, ओके। ये फ्रिक्शन का फार्मूला नहीं है, फिर बोल रहा हूँ ये किसका फार्मूला है? ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला। फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये तुम्हारी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मान लो कि अगर ये फोर्स 16 न्यूटन होता, अब एक वाला केस देख लो, 16 न्यूटन। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था? 10 न्यूटन। अब ये फोर्स ज़्यादा है 16 न्यूटन, इसका मतलब कि अब बॉडी चल रही होगी, और जब बॉडी चलती है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना होता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो इस मैक्सिमम फ्रिक्शन के या तो बराबर होती है या उससे थोड़ी कम होती है। अभी बताया था कि म्यू की वैल्यू देखा करो, क्वेश्चन में 1 दी है तो फिर म्यू एस और म्यू के बराबर है। रिपीट कर लेना उस वाले पार्ट को भी, ठीक है ना, वीडियो के, अगर याद नहीं आ रहा तो। और अगर मान लो म्यू एक ही दिया है तो म्यू एस म्यू के बराबर है, और अगर अलग अलग होते तो फिर हम अलग अलग लेते, लेकिन इसमें तो एक ही है। इसका मतलब कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसके बराबर ही है। तो अब अगर मान लो ये सिचुएशन दी जाती तो उस केस में हम क्या बोलते कि भाई बॉडी चल रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो आप नेट फोर्स निकाल लो, डिवाइडेड बाय मास कर देना। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास, मास इज 5, सो दिस इज 6/5, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा फोर्स ज़्यादा है तो फिर एक नेट फोर्स बन जाएगा, और अगर किससे ज़्यादा है? इससे, लिमिटिंग स्टैटिक से, तो फिर एक नेट फोर्स आएगा और उस नेट फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कुछ नहीं है, बस एक इसको एक फोर्स की तरीके से ले लो और फिर नॉर्मल तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। बस डिसाइड करना पड़ता है कि बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी चल रही है, ये मेन पॉइंट है ना। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कि ये नहीं दिया जाता, कई क्वेश्चंस में तो दे देंगे कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्कूल लेवल पे अगर ऐसा लिखा हो कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो समझ जाना कि बॉडी चल ही रही होगी और तुम्हारा अप्लाइड फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है, ओके। लेकिन कई बार एंट्रेंस में ऐसा आ जाता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ओके। तो तुम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि भी बॉडी चल ही रही होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए एक ऑप्शन 0 भी होगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे एंट्रेंस में हमेशा चेक करो कि बॉडी चल रही है या नहीं चल रही। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बॉडी इज मूविंग, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है चेक करने की, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अगर दे दिया जाए कि भी बॉडी रेस्ट पे है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करें? जब उन्होंने दे ही दिया कि बॉडी रेस्ट पे है तो फिर तो बड़ा आसान हो गया, बस फोर्सेस को बैलेंस करो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूँ, देखो कि एक ये बॉडी है और ये दिया हुआ है कि ये एट रेस्ट है, और इस पे एक फोर्स ये लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स ये लग रहा है 2 न्यूटन का, और ये दिया हुआ है कि बॉडी इज एट रेस्ट। अब बताओ कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है? अब क्योंकि ये तो रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट पे है तो इस पर फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से सिर्फ 2 लग रहा है, तो एक फोर्स और लगाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, यही फ्रिक्शन होगा, और ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस करेंगे। तो F + 2 = 10, तो इसका मतलब व्हाट इज F? 8 न्यूटन। तो ये तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा फिर,
है ना। तो अगर बॉडी को दे दिया जाता है कि ये रेस्ट पे है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना बड़ा आसान है, फोर्सेस को बैलेंस करके निकाल दो। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक ये बॉडी है और ये एक इंक्लाइन सरफेस पे रखी है जिसका एंगल है थीटा। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द बॉडी इज एट रेस्ट। अब बताओ कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये देख लो कि ये रेस्ट पे है जबकि इसको नीचे आना चाहिए था, है ना। क्यों आना चाहिए था, कौन सा फोर्स इसे ड्रैग कर रहा है, कौन सा हमारा ड्राइविंग फोर्स है इसका, तो mg का कंपोनेंट है ये एक्चुअली mg साइन थीटा, याद है ना, mg के कंपोनेंट निकालते हैं तो ये mg साइन थीटा है। अब बॉडी रेस्ट पे तभी हो सकती है जब यहाँ से जो फ्रिक्शन है वो इसके बराबर हो। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कितना होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा इस केस में, है ना। तो कई जगहों पे तो तुम्हें एक साथ देखते समझ में आ जाएगा कि ये इतना फ्रिक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि एक बॉडी एक इंक्लाइंड सरफेस पे ही है, ओके, लाइक दिस, और ये दिया हुआ है कि ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, बॉडी इज कमिंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब बताओ फ्रिक्शन कितना होगा। अब क्योंकि चल रही है बॉडी तो अभी स्टैटिक तो नहीं हो सकता, अब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, इसका मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, mg साइन थीटा, तो इसका मतलब कि ये इसके बराबर होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हो गया mg साइन थीटा। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें ये काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि बॉडी को चलते हुए बोला गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब कि ये फोर्स इसके बराबर होगा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसमें दिया हुआ है रेस्ट पे है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब रेस्ट पे भी तब होगा जबकि ये फोर्स इसके बराबर हो, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दी गई है उसे तुम्हें पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में इसी में ना एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये था कि जस्ट सुन लो, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा, बस सुन लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी को हमने यहाँ से छोड़ा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाऊँ तो कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, राइट, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, राइट। क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी को हमने यहाँ से छोड़ा तो ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाऊँ तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब देखो कि हमने अगर ये नीचे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो काइनेटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँ यहाँ पे और कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है। तो अब जो उल्टे फोर्सेस हैं वो देख लो कितने हैं, क्योंकि कम से कम उतना ही फोर्स में लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए। तो एक तो mg sin थीटा हो गया और एक जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जो कहाँ लगेगा, जब बॉडी ऊपर ले जाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन इस सिचुएशन में है कितना, mg sin थीटा। तो दिस इज आल्सो mg sin थीटा, है ना। ये आपने यहाँ से कैलकुलेट किया फर्स्ट सिचुएशन से, तुम्हारे को दिया गया है ना, कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, इसका मतलब f इक्वल टू mg sin थीटा। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बॉडी सेम है, बताया था कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द टू बॉडीज, है ना, उनकी रफनेस पे। अब सेम बॉडी है तो ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ काइनेटिक फ्रिक्शन तो सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब ऊपर जाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे होगा, जब नीचे लाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर होगा, है ना। तो अब यही काइनेटिक फ्रिक्शन जो ऊपर की तरफ लग रहा था जब बॉडी को ऊपर खींचोगे तो यही काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे लगेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारे को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है तो कितना फोर्स तुम्हें चाहिए, सो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो कितना आ गया, F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा, कितना हो गया 2mg sin थीटा। तो भाई इतना फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, सही है ना। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इनमें कोई खास चीज़ें नहीं है, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे आगे जाके जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि जिसमें लैंग्वेज से ही समझ में आ जाती हैं चीज़ें, ओके, कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कौन सा लगेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन और करते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ये वॉल है और उस वॉल के साथ में एक बॉडी रखी है, और इस बॉडी को हमने होल्ड किया हुआ है बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। मतलब ये बॉडी जो है हमने फोर्स लगा के हमने इसको यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, ये नीचे नहीं गिर रही। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ए बॉडी इज हेल्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन बॉडी एंड द वॉल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा इसे। ओके स्टूडेंट, आप देखो कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम ये फाइंड आउट करें कि क्या बॉडी रेस्ट पे है या मूविंग है, और उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए मेरे को चाहिए होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूंगा, और यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बॉडी का। तो एक ये 100 न्यूटन का फोर्स है, एक ये इसका mg आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन के बराबर। एक यहाँ से वॉल से नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा ऊपर की तरफ, राइट। ये फ्रिक्शन इज अपवर्ड, ये फ्रिक्शन है, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक, अब आप देखो कि सबसे पहले इट इज हेल्ड अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है ना, तो इसको हमने होल्ड किया हुआ है। क्या बॉडी इस डायरेक्शन में चल सकती है किसी भी सिचुएशन में, तो इधर तो नहीं चल सकती, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि नीचे आना शुरू कर दे बिकॉज ऑफ द वेट ना। तो ये वाले फोर्स तो बैलेंस ही होंगे, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि n 100 के बराबर होगा, क्योंकि इधर तो मोशन पॉसिबल ही नहीं है ना, बॉडी इधर जा नहीं सकती क्योंकि इधर से फोर्स लग रहा है, वॉल के अंदर तो जाएगी नहीं। इसका मतलब कि ये फोर्सेस जो है बैलेंस होंगे। ठीक है, तो n 100 आ गया। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है, म्यू इज गिवन एज 0.25 एंड इंटू 100, तो ये कितना हो गया 25 न्यूटन। तो ये मेरा फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा है जो इस बॉडी को चलाने की कोशिश करेगा। तो देखो ये बॉडी इधर तो चल नहीं सकती, तो ये नहीं है हमारा ड्राइविंग फोर्स। ओके, अप्लाइड फोर्स जिसे हम बार बार बोल रहे थे, अप्लाइड से अच्छा वर्ड है ड्राइविंग फोर्स, जो इसे चलाने की कोशिश करे। क्योंकि जब वो फोर्स जो चलाने की कोशिश कर रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तब बॉडी ड्राइव होगी या चलेगी। तो अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, क्या ये 100 है, तो नहीं, ये तो नहीं चला सकता इसे, क्योंकि ऐसे तो मोशन हो नहीं रहा, मोशन ऐसे हो रहा है, किसके कारण हो सकता है, इसके कारण। तो ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है। ओके, अब ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये बताएगा कि क्या बॉडी चल रही है कि नहीं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 25, और ये ड्राइविंग फोर्स है 20, तो मेरा ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। और बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो फिर फोर्सेस बैलेंस होते हैं, इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन है ये कितना होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, सो 20 न्यूटन। तो ये मेरा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 25 नहीं होगा यहाँ पे आंसर, ध्यान रखना, 25 तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जहाँ तक ये जा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी कितना लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, तुमने प्रूव कर दिया। तो फिर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे, ये और ये कितना है 20, सो एफ शुड बी 20, है ना। तो बस इतना सा क्वेश्चन है ये, राइट। तो अच्छा, क्या ये बॉडी, ध्यान से सुन लेना, क्या ये बॉडी रेस्ट पे रह सकती थी अगर ये वॉल फ्रिक्शनलेस होती, तो नहीं, क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन नहीं होता, तो फिर ये वाला जो फोर्स है वो फिर इसको नीचे की तरफ पुल करना शुरू कर देता, तो इसे रोकने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है फिर तो फिर उस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती थी। इसका फिर कितना, अगर मैं यहाँ से इनफाइनाइट फोर्स भी लगा देता तो भी नहीं रह पाती, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ एन को बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जितना फोर्स लगाओगे उतना एन हो जाएगा, तुमने इनफाइनाइट लगा दिया, यहाँ से इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन है नहीं, तो फिर ऊपर वाला कोई फोर्स ही नहीं है, तो इस mg के कारण ये बॉडी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इवन इफ यू अप्लाई इनफाइनाइट फोर्स, you will not be able to hold the body in its position, the body will fall because of this force mg, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसी में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कितना मिनिमम फोर्स हम यहाँ पे लगाएं कि ये जो बॉडी है ये नीचे ना जाए। ओके, जस्ट टू होल्ड द बॉडी इन इट्स पोजीशन, हाउ मच मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम फोर्स का मतलब है कि बॉडी की टेंडेंसी है नीचे जाने की। ओके, द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, नीचे जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पा रही, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको रोका हुआ है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं फ्रिक्शन को mg के बराबर ले लेता हूँ। ओके, और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, और जो n है वो f के बराबर होगा, तो म्यू इंटू एफ इज इक्वल टू mg। तो अब देखो यहाँ से f आ जाएगा, इट शुड बी
mg डिवाइडेड बाय म्यू, है ना। तो इतना फोर्स कम से कम मेरे को चाहिए इस बॉडी को होल्ड करने के लिए। ओके, अब इस केस में अगर हम देखें तो मास कितना दिया हुआ है इसका, तो द मास ऑफ द बॉडी वाज 2 kg, सो दिस इज 20 डिवाइडेड बाय म्यू इज गिवन एज 0.25, तो ये 80 आ जाएगा। तो कम से कम इतना फोर्स चाहिए इस बॉडी को होल्ड करने के लिए। अगर हम इससे कम फोर्स लगाते हैं तो फिर बॉडी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। हमें चेक करना आना चाहिए कि कौन सा हमारा ड्राइविंग फोर्स है। जैसे इस केस में ड्राइविंग फोर्स मतलब चलाने वाला फोर्स, तो ये है, ये नहीं। जब ये फोर्स फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तब बॉडी चलेगी। जब ये बॉडी चलने वाली होती है तो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रख के और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो लेकिन जब उस लेक्चर को आप देखोगे तो उससे पहले आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे को भेजूंगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में।